अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज बेसिकली हमारा टॉपिक है ब्रीडिंग स्कीम फॉर द डेवलपमेंट ऑफ म्यूटेंट कल्टीवर्स, जिसमें हम पढ़ेंगे कि म्यूटेशन करवा के हम वैराइटीज़ जो प्लांट की पौधों की वैरायटी हैं वो कैसे बनाते हैं, कौन कौन से स्टेप्स इसके अंदर इन्वॉल्व हैं, और हम ये भी पढ़ेंगे कि आज तक म्यूटेशन ब्रीडिंग के ज़रिए प्लांट ब्रीडिंग में किस हद तक सक्सेस हुई है, कौन क्या कितने हमारे पास कल्टीवर्स बने हैं और कौन कौन से माइलस्टोन्स अचीव हुए हैं। अच्छा बच्चों, इस स्लाइड के अंदर हम देखेंगे बेसिकली कि हमारे पास जो म्यूटेशन है उसकी काजेज़ क्या है, किस वजह से म्यूटेशन होती है। तो वहाँ ओवरऑल हम अपने मेन टॉपिक से प्रोसीड की तरफ जाने से पहले कुछ एक दो पॉइंट है जिनको मैं क्लियर करना चाहता हूँ। उनमें से ये है कि सबसे पहले हम बात करेंगे कि म्यूटेशन का काज क्या है। एक तो सबसे इम्पोर्टेंट काज ये है कि जब सेल डिवाइड होता है बच्चों, एक सेल से दूसरा सेल बनता है तो उसके अंदर मौजूद डीएनए है वो भी रेप्लिकेट होता है। वो भी एक सेल में जो डीएनए मौजूद है उसकी अब नया सेल बनना है तो उसकी एग्जैक्ट कॉपी भी बनती है डीएनए मटेरियल की, ताकि नए सेल के अंदर वो मटेरियल शिफ्ट किया जा सके। तो सपोज करें कि ये आपके पास डीएनए मटेरियल है एक सेल के अंदर AGCTA। जब सेल ने रेप्लिकेट होना है, डिवाइड होना है, तो इसी तरह का इसका जो आप कह सकते हैं कि कम्प्लीमेंट्री डीएनए मटेरियल है वो बनेगा। कम्प्लीमेंट्री आपको पता है कि ए है तो इसके कम्प्लीमेंट्री इसके साथ क्या आएगा, टी आएगा, थायमीन, गुआनिन, जी है तो साइटोसिन आएगा, साइटोसिन है तो साथ में गुआनिन आएगा। तो इधर आप अगर देखें तो ये कम्प्लीमेंट्री मटेरियल आ रहा है इसका, लेकिन जब रेप्लिकेट हो रहा है एक डीएनए से उसका कम्प्लीमेंट्री मटेरियल बन रहा है तो यहाँ पर ये सी की जगह इस साथ इसके जी गुआनिन आना चाहिए था ये, लेकिन यहाँ पर मिस्टेकनली क्या आ गया, एडेनिन आ गया। तो ये म्यूटेशन आ गई। अब ये म्यूटेशन सेल वन सेल टू नेक्स्ट सेल ये चलती चली जाएगी। तो ये म्यूटेशन की एक नंबर वन रीज़न ये है। उसके अलावा बच्चों म्यूटाजीन्स हैं, कुछ केमिकल या रेडिएशन हैं जो कि नेचर के अंदर पाई जाती हैं, जिनकी बदौलत हमारे पास म्यूटेशन हो जाती है पौधों के अंदर या जानवरों के अंदर। हम केमिकल की बात करें जिनके ज़रिए म्यूटेशन होती है, उनमें EMS है, MMS है, DES, ये केमिकल्स हैं। इनके अलावा और भी बहुत ज़्यादा हैं जो कि म्यूटेशन काज करते हैं। रेडिएशन की बात करें, एक्स रेज, गैमा रेज, अल्फा पार्टिकल्स एंड देयर आर सम अदर्स जिनकी बदौलत म्यूटेशन होती है। तो ये हमारे पास आर्टिफिशियल मीन्स हैं। नेचर के अंदर वैसे रेडिएशंस के ज़रिए भी होती है, ये आर्टिफिशियल मीन है। ओवरऑल अगर हम ब्रॉडली स्पीक करें तो ये नेचर के ज़रिए है जो कि म्यूटेशन काज होती हैं पौधों के ज़रिए, पौधों के अंदर या जानवरों के अंदर। कुछ और टर्मिनोलॉजीज़ हैं जो कि आप आगे जाके पढ़ोगे तो मैं आप पहले इधर ही क्लियर कर लूँ, जैसे M0, M1, M2। बच्चों ये सिंबल्स हैं। M0 इंडिकेट करता है, ये M0 इंडिकेट करेगा जो सीड, जिस सीड को हमने म्यूटेशन करवानी है, जिसकी अभी वो म्यूटेशन नहीं हुई, तो वो सीड जो कि पेरेंट सीड है जिसकी म्यूटेशन होनी है उसे हम कहते हैं M1। जब म्यूटेशन सीड के अंदर हो गई, वो सीड भी हो सकता है, याद रखना, वो पूरा पौधा भी हो सकता है, वो एंथर भी हो सकता है जिसको म्यूटेट करवा रहे हैं, जो कोई बड भी हो सकती है, ठीक है, कोई भी पौधे का पार्ट हो सकता है जिसे म्यूटेशन करवा रहे हैं। तो हमारे पास जब म्यूटेशन हो गई, तो अगर मैं सीड की बात करूं तो सीड को आपने केमिकल से ट्रीट किया या रेडिएशन से ट्रीट किया, उसके अंदर आपको पता है म्यूटेशन हो गई है, तो वो सीड हमारे पास M1 सीड होगा। उससे जितने भी पौधे हमारे ग्रो करेंगे उसे हम कहते हैं M1 पॉपुलेशन। अच्छा याद रखना, जो M1 पॉपुलेशन है अब वो आपकी लगी हुई है, उसके ऊपर जो सीड बनेगा, इसका मतलब है कि M1 के ऊपर जो सीड बना है वो अगली जनरेशन के लिए है, उससे नए पौधे आएंगे, वो सीड है M2 सीड। और उस M2 सीड को हम जब लगाएंगे तो सारे जो पौधे नए उगेंगे वो है हमारे पास M2 पॉपुलेशन। और बच्चों उसके ऊपर जो सीड M2 के ऊपर लगेगा वो है अगली जनरेशन का सीड, उसे हम कहते हैं M3 सीड। उससे जो पॉपुलेशन आएगी वो हमारे पास M3 पॉपुलेशन है। M से मुराद यहाँ पर म्यूटेंट है। अच्छा बच्चों, अगेन मैं इधर आपको एक बताता चलो एक और पॉइंट, बुनियादी पॉइंट अपने मेन टॉपिक के पे जाने से पहले। जो म्यूटेशंस होती हैं बच्चों वो दो तरह की है, और भी काफ़ी टाइप हैं। ये हम अपने ब्रीडिंग स्कीम को अंडरस्टैंड करने के लिए कुछ टाइप मैं बताने जा रहा हूँ इधर सिर्फ, जो कि हमारे पास माइक्रो म्यूटेशन होती हैं और मैक्रो म्यूटेशन होती हैं। अगर हम बात करें मैक्रो म्यूटेशन की बच्चों, ऐसी म्यूटेशन जो कि प्रोमिनेंट इफेक्ट जिसके होते हैं कि पौधे को आपने म्यूटेंट से ट्रीट किया, जब पौधा ज़मीन में लगाया तो फ़ौरन आपको वाज़े तौर पे नज़र आ रहा है कि उसके अंदर म्यूटेशन रिक्वायर्ड रेट के अंदर हो गई है।
तो ये हमारे पास मैक्रो म्यूटेशन होती हैं, और नॉर्मली जी ओलिगोजीनिक की नेचर होती हैं। ओलिगोजीनिक से आपको पता है कि फ्यू जीन कंट्रोल करते हैं, और ये मेजर जीन होते हैं जिनके अंदर म्यूटेशन होती है और ये वाज़े तौर पे नज़र आती है। माइक्रो म्यूटेशंस हैं, इसके स्मॉल इफ़ेक्ट होते हैं बच्चों, और ये हम ये मैक्रो की बात करें तो इंडिविजुअल पौधे के ऊपर हमें पता लग जाता है कि ये म्यूटेशन हुई है। लेकिन माइक्रो की हम बात करें तो माइक्रो म्यूटेशन में आप इंडिविजुअल पौधे के ऊपर आपको नहीं पता लगता, ये कोई ज़्यादा वाजे नहीं होती। जैसे सपोज करें म्यूटेशन की आपने और पौधे के अंदर यील्ड में इजाफा हो गया, तो उसके ग्रेन साइज़ में, तो ग्रेन साइज़ फ़ौरन तो नहीं पता लगेगा, आपको उसको मेजर करना पड़ेगा। और ये ग्रेन साइज़ हमारे पास ओलिगोजेनिक नहीं बल्कि पॉलीजेनिक ट्रेट है। इस ट्रेट को कंट्रोल करने के लिए बहुत ज़्यादा जीन इन्वॉल्व हैं। तो माइक्रो न्यूट्रिएंट जिनका इफ़ेक्ट बड़ा माइनर सा होता है, और माइक्रो म्यूटेशंस जिनका इफ़ेक्ट बड़ा माइनर होता है, और ये ज़्यादातर पॉलीजेनिक ट्रेट्स के अंदर होती है। तो इसको हम जो इवेलुएशन है इसकी इवेलुएट करने के लिए हमें बहुत सारी बायोमेट्रिकल टेक्निक्स और कुछ एनालिसिस करने पड़ते हैं। तो ये ओवरऑल 2 तरह की म्यूटेशन। और मेन टॉपिक क्या है कि ब्रीडिंग स्कीम, जब हम सीड को म्यूटेशन करवाते हैं सीड के अंदर, और उस सीड के अंदर म्यूटेशन करवा के हमने अब अपनी रिक्वायर पौधे सिलेक्ट करने हैं, उनसे हमने वैरायटी बना के रिलीज़ करनी है, तो ये किस तरह से पॉसिबल है, इसकी तरफ हम अब मूव करते हैं। तो इसमें सबसे पहले बात यह कि बच्चे जो आपके पास M0 सीड है, मतलब ऐसा सीड जो कि पेरेंट का सीड है जिसमें कोई म्यूटेशन नहीं हुई, आप उसमें सबसे पहले म्यूटेशन करवाते हैं। जब आपने म्यूटेशन करवाई तो आपका वो सीड क्या बन गया, M1 सीड बन गया। आपने इस M1 सीड को इंडिविजुअली एक एक पौधा हर सीड से आपने और लगाना है, और तरतीब के साथ लगाना है बच्चों, और हर एक पौधे के दरमियान प्रॉपर स्पेस भी होनी चाहिए। स्पेस क्यों होनी चाहिए, ताकि आप जब फील्ड के अंदर जाओ तो आप इंडिविजुअली पौधे को विजिट करके ऑब्जर्व करो कि उसके अंदर कोई चेंज है या नहीं है। अब बच्चों दूसरे नंबर पे आप क्या करते हो कि यहाँ पर आप जो भी सीड आया, आप इंडिविजुअली हर पौधे से सीड अलग-अलग सेपरेटली आप हार्वेस्ट कर लेते हो। M1 पौधे आपने लगाए, M1 पॉपुलेशन इसकी लगी, पौधे बड़े हुए, उनके ऊपर सीड लगा, ठीक है। अब वो M1 पौधों के ऊपर जो सीड लगा, मैं पहले बता चुका हूँ क्या है, M2 सीड है। आप इस M2 सीड को सेपरेटली सबको हार्वेस्ट कर लेते हो, अलग-अलग रख लेते हो। फिर आप क्या करते हो, इस M2 सीड से M2 पॉपुलेशन लगाते हो। इंडिविजुअल जो पौधे का सीड आपने हार्वेस्ट किया उसे आप लाइनों के अंदर लगा देते हो, हारे के अंदर। फिर आप फील्ड में विजिट करते हो, जो पौधे आपको ज़्यादा अच्छे नज़र आते हैं, फर्टाइल हैं, उनकी ग्रोथ अच्छी है, नॉर्मल लग रहे हैं, आप उनको इंडिविजुअली सिलेक्ट कर लेते हो आप यहाँ पर, ठीक है। अब M2 में आपने इंडिविजुअली पौधों को सिलेक्ट कर लिया, उनके ऊपर जो आपके सिलेक्टेड पौधे हैं उनके ऊपर जो सीड लगेगा उसे हम क्या कहेंगे, M3 सीड है, उसे आप अलहदा से हार्वेस्ट कर लोगे बच्चों। अब जो अलहदा से हार्वेस्ट कर लोगे तो अगले सीज़न के अंदर आप वो जो सिलेक्टेड पौधे हैं उनका सीड आप स्पेस प्लांट करके, मतलब है कि काफ़ी स्पेस के ऊपर लगा के उनको आप फील्ड में लगाओगे, और ये आपकी M3 पॉपुलेशन आ जाएगी। इसको भी आपने स्पेस प्लांट लगाया और इंडिविजुअली फील्ड में विजिट करेंगे। जो आपकी बेहतर लाइनें आपको नज़र आ रही हैं कि यार ये मेरी लाइन बहुत अच्छी है, इसकी परफॉर्मेंस अच्छी है, आप उसको सिलेक्ट कर लोगे। और अगर सपोज करो ये आपकी बहुत अच्छी लाइन है और इसी तरह की ये भी आपकी एक लाइन है जो कि एग्जैक्ट इसी तरह की है, ये नंबर 2 लाइन और ये वाली ये जो हमारे पास सपोज करें ये लास्ट लाइन है, इनका आपस में जो सीड है, जो इनकी ट्रेड्स हैं वो एग्जैक्ट सेम है, तो आप इनको क्या कर देंगे, इन दोनों लाइनों का सीड मिक्स करके अपने पास रख लेंगे। अगर ये सेम नहीं है तो हैं बहुत अच्छी, तो आप इनका सेपरेट सीड अपने पास रखोगे। तो अगले साल आप क्या करेंगे, जो M3 पौधे के ऊपर सीड लगा आप उससे M4 पॉपुलेशन जनरेट करवाओगे, और इसमें भी आप क्या करोगे, अपने पौधे जो बेटर आपको लाइनें नज़र आ रही हैं उनको आप सिलेक्ट कर लोगे, और जो बेटर हैं जो एक जैसी लाइनें हैं उनको आप मिक्स कर लोगे, जो एक जैसी नहीं है लेकिन बेहतर हैं बहुत अच्छी हैं उनको आप सेपरेट रखेंगे। अगले साल आप प्रीलिमिनरी यील्ड ट्रायल के अंदर आप इनको भेज देंगे। इसमें क्या होता है कि आपकी जो सिलेक्टेड लाइन है उनको ब्लॉक्स के अंदर लगाया जाता है और उसके साथ कुछ चेक वैरायटीज़ लगाई जाती हैं। चेक वैरायटीज़ क्या बच्चों, जिनको जो कि मॉडर्न कल्टीवर होते हैं, जिनके साथ आपकी सिलेक्टेड लाइन को कंपेयर किया जाता है। अगर तो ये आपकी लाइन अच्छा परफॉर्म कर जाएं मॉडर्न कल्टीवर की निस्बत,
तो आप सुपीरियर जो लाइन होती हैं उनको आप सिलेक्ट कर लेते हैं। जो लाइनें मॉडर्न कल्टीवेटर से अच्छा परफॉर्म कर रही हैं उनको आप सिलेक्ट कर लेते हैं। अगले साल आप उनको मल्टी लोकेशन मतलब बहुत सारी जगहों पे लगा देते हैं। ये गवर्नमेंट के इदारे हैं जो कि इन टेस्ट को प्रीलिमिनरी यील्ड ट्रायल्स और जो हमारे मल्टी लोकेशन ट्रायल है इनको डील करते हैं। आप गवर्नमेंट को भेजते हैं और वो उसकी मल्टी लोकेशन ट्रायल लगाते हैं, बहुत सारी जगहों के ऊपर इसको लगाते हैं। उसका मकसद क्या होता है कि आपकी जो वैरायटी बनी है म्यूटेशन के ज़रिए क्या आया कि वो मुख्तलिफ जगहों पर अच्छा परफॉर्म कर सकती है या नहीं। ये तो नहीं है कि आपने अगर मुल्तान के रीजन में वैरायटी बनाई है तो आप उसको इवेलुएट करने के लिए इवेलुएशन के लिए कि पिंडी के रीजन में भेज रहे हैं तो वहाँ पर वो परफॉर्म ही ना करे, बिल्कुल ना परफॉर्म करे, तो फिर आप इसका मतलब है आपकी वैरायटी रिलीज़ नहीं हो सकती। तो मल्टी लोकेशन ट्रायल उसकी अडॉप्टिबिलिटी मुख्तलिफ इन्वायरमेंट के अंदर के ये क्या आया कि ये जो वैरायटी आपने बनाई है वहाँ पर मुख्तलिफ जगहों पर बेटर परफॉर्म कर सकती है या नहीं कर सकती, तो ये ट्रायल करते हैं। अगर आपकी जीनोटाइप ने आउटस्टैंडिंग परफॉर्मेंस दी मुख्तलिफ लोकेशंस के ऊपर भी, तो इसका मतलब है कि आप जो म्यूटेशन के ज़रिए आपकी वैरायटी बनी है वो सक्सेसफुल है। आप उसका सीड मल्टीप्लाई करते हो और फार्मर को डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है वो सीड। इस तरह से म्यूटेशन करवा के आप इन सारे स्टेप को फॉलो करके एक वैरायटी रिलीज़ कर सकते हो जिसे हम म्यूटेंट कल्टीवर के नाम से जानते हैं। अच्छा बच्चों, यहाँ पर हम डील करेंगे कि हैंडलिंग ऑफ सेग्रीगेटिंग पॉपुलेशन, कि जब हमने म्यूटेशन करवाई बच्चों तो उस म्यूटेशन के दौरान हमारे पास जो M1 पॉपुलेशन आई है जो सेग्रीगेट कर रही है और M2 पॉपुलेशन आई है, इसको आपने हैंडल कैसे करना है। सबसे पहली बात तो ये याद रखना बच्चों कि हमारे पास जब आप M1 जनरेशन के अंदर सीड को ट्रीट कर रहे हैं केमिकल्स के ज़रिए, कि आप म्यूटेशन जनरेट कर रहे हैं और उसके अंदर सीड को केमिकल लगाया ताकि उसमें म्यूटेशन हो, तो म्यूटेशन करवाने के बाद फ़ौरन सीड को बहुत अच्छी तरह से आपने वॉश कर लेना ताकि उसके ऊपर मौजूद सारा केमिकल उतर जाए। अगर केमिकल लगा रहा तो सीड जो आप ग्रो करवाओगे वो जर्मिनेट नहीं होगा, वो मर जाएगा। दूसरी बात आप ये याद रखना कि M1 जो जनरेशन आप रेज़ कर रहे हो, जिसे आप लगा रहे हो फील्ड के अंदर, जो इसके अंदर म्यूटेशन वाला सीड है, जब उसे फील्ड में लगा रहे हो तो उनके दरमियान अच्छी खासी स्पेस होनी चाहिए और कम अज़ कम कितने M1 के जो पौधे हैं वो 25,000 पौधे होने लाजमी ज़रूरी हैं, तभी जाके आपको यूज़फुल म्यूटेशन मिलेगी, अदरवाइज़ आपको नहीं मिलेगी। अगर आप समझते हैं कि जो आप केमिकल यूज़ कर रहे हैं वो हाई म्यूटेशन फ्रीक्वेंसी है उसकी, कि वो बहुत ज़्यादा म्यूटेशन कर सकता है आपके सीड के अंदर, तो फिर ये है कि आप अपनी M1 पॉपुलेशन का साइज़ कम कर सकते हैं। अदरवाइज़ नॉर्मली यही है कि जब आप म्यूटेशन करवाते हो तो उस म्यूटेशन करवाने के दौरान जो आपके पास सीड आया कम से कम 25,000 प्लांट फील्ड के अंदर लगने ज़रूरी हैं। और दूसरी बात यह है कि आपने जब M1 पॉपुलेशन लगाई बच्चों तो उसको एक चीज़ का ख्याल रखें कि उसके अंदर क्रॉस पोलिनेशन ना हो। मतलब ये है कि जो पोलन्स हैं वो जिस म्यूटेंट अगर पौधे के हैं तो म्यूटेंट पौधे के पोलन ही फर्टिलाइज करें ओवरी को, कहीं और से पोलन ना आ जाए, तो आपका जो म्यूटेशन का जो सारा प्रोसीजर है वो सारा डिस्टर्ब हो जाएगा अगर उसके अंदर क्रॉस पोलिनेशन हो गई तो। उसके बाद अगली बात बच्चों ये है कि कम से कम जो आपके पौधे हैं उनको 75 to 100 मीटर जो म्यूटेंट, अगर आपकी पॉपुलेशन सपोज करें M1 आप सीड लगाना चाह रहे हैं तो जो इसके M0 पौधे हैं जो पेरेंट हैं जो कि म्यूटेंट नहीं है उससे कम 75 से 100 मीटर दूर होना चाहिए। या अगर सपोज करें आप म्यूटेंट राइस की M1 पॉपुलेशन लगा रहे हैं और साथ ही आपने राइस की कोई और जीनोटाइप लगानी है जो म्यूटेंट नहीं है, तो कम से कम 75 से 100 मीटर दूर हो ताकि आपके जो पौधे हैं उनके दरमियान ये म्यूटेशन का जो प्रोसीजर हुआ, जो म्यूटेशन हुई उसको मिक्सिंग ना कर दें। ऐसा ना हो कि म्यूटेंट पौधे जो आपके हैं उनके साथ जो आपकी मॉडर्न कल्टीवर जो आपने लगाई है जो म्यूटेंट नहीं है उसके पोलन आके उसके फर्टिलाइज कर दे। तो जो आपने अगर हम बात करते हैं M2 पॉपुलेशन की बच्चों, तो M2 पॉपुलेशन के अंदर आप क्या करते हैं, दो तरीके हैं। जब आपने M1 सीड लगा लिया बच्चों तो M2 आपको वहाँ से आपने अच्छे पौधे सिलेक्ट कर लिए, ठीक है, अच्छे पौधे सिलेक्ट किए, उससे आपने M2 सीड ले लिया। अब उस M2 सीड जो आपने लिया उसका एक ये तरीका है कि जितने भी आपने एक पौधे, आपको जो पौधे अच्छे लगे उस एक पौधे से आपने सारा सीड ले लिया, इसी तरह दूसरे पौधे से सारा सीड ले लिया, तीसरे से ले लिया, जो आपको पौधे अच्छे लगे हैं उन हर एक पौधे से आपने कंप्लीट सीड लेके उसको आपने ज़मीन में लगा दिया।
एक दूसरा तरीका क्या है कि अगर आपने कोई म्यूटेशन करवाई है M1 पॉपुलेशन में और आपको नज़र आ रहा है कि ये सिर्फ पौधे के एक टिलर में म्यूटेशन हुई है, बाकी जो टिलर हैं वो उनमें म्यूटेशन नहीं हुई, कि मतलब ये ओलिगोजेनिक म्यूटेशन है जो मैंने पहले बता चुका हूँ, जो वाज़े नज़र आ जाती हैं, तो आपको फ़ौरन नज़र आ गई कि यार ये सिर्फ एक ब्रांच के अंदर या एक स्पाइक के अंदर म्यूटेशन हुई है, तो आप पूरे पौधे के बजाय वही ब्रांच के ऊपर जो सीड लगेगा या उस स्पाइक के ऊपर जो सीड लगेगा वो आप लेंगे, वो सीड उसके ज़रिए आप अपनी M2 पॉपुलेशन को लगाएंगे और उसे इवेलुएट करेंगे। तो मैं इस पॉइंट को थोड़ा सा, मुझे लगता है शायद आपको समझ ना आए, तो मैं थोड़ा दोबारा इलेबोरेट कर दूँ बच्चों। हमारे पास क्या है कि इसके अंदर मेन तरीका ये है कि एक तो आपने म्यूटेशन करवाई, ऐसी म्यूटेशन जो कि वाज़ेह नहीं है, क्लियर नहीं है, जिसको मैं पहले बता चुका हूँ माइक्रो म्यूटेशन। तो आप क्या करते हैं कि जो आपको अंदाज़ा होता है कि इन पौधों में म्यूटेशन हुई, आप सारे का सारा सीड लें और उस M1 का जो सीड है, M1 पॉपुलेशन का जो सीड है जिसे हम M2 सीड बोलते हैं, उससे आप पूरी की पूरी पॉपुलेशन, एक जो पौधा है उस पर जितना सीड है उससे पूरी पॉपुलेशन आप लगा लो। इस तरह दूसरे पौधे से, तीसरे पौधे से। नंबर सेकंड केस ये है कि जब हमारे पास म्यूटेशन ओलिगोजेनिक होती हैं, जिसे मैं मैक्रो म्यूटेशंस कह चुका हूँ, जो कि बड़ी वाज़ेह और प्रोमिनेंट नज़र आती हैं। जब आपको फील्ड में M1 पौधे ऐसे नज़र आए जिनमें वाज़ेह म्यूटेशन है और वो म्यूटेशन एक पौधे के पूरे सारे टिलर पे नहीं है, अगर वो एक टिलर पे है या एक ब्रांच के ऊपर है, एक स्पाइक के ऊपर है, तो आप सिर्फ वो स्पाइक, वो ब्रांच या वो टिलर लेंगे जहाँ पर म्यूटेशन हुई है और उससे अगली पॉपुलेशन को आप ग्रो करवाएंगे। तो ये तो M2 पॉपुलेशन को हम कैसे हैंडल करते हैं, कैसे लगाते हैं, वो था इस पॉइंट के अंदर। अच्छा बच्चों, जब ये सिलेक्शन, ये म्यूटेशन हमने करवाई और अपनी M2 और M1 पॉपुलेशन हमने लगा दी, तो M1, M2, M3, M4 पॉपुलेशन हमने लगाई, तो मैंने ये कहा कि हमारे पास जो अच्छे पौधे होते हैं बच्चों, हम उनको सिलेक्ट करते हैं। ठीक है, जब हमें अच्छे पौधों को सिलेक्ट करना है तो हमने कौन से अच्छे पौधे सिलेक्ट करने हैं, क्या क्राइटेरिया, किस बेस के ऊपर आप सिलेक्शन करते हैं। मैं पहले काफ़ी देर में यही बताता रहा हूँ कि आप M2 के अंदर अच्छे पौधे देखें, वो सिलेक्ट करें, उसे M3 लगाएं, फिर अच्छे पौधे चुनें, उसे M4 लगाएं, M5 लगाएं, इस तरह से सिलेक्शन करते जाएँ और आप अपनी पॉपुलेशन लगाते जाएँ। अच्छा, ये सिलेक्शन कैसे होनी है, बात ये है। सिलेक्शन का तरीका बच्चों एक तो ये कि विजुअल है, मैकेनिक है। विजुअल स्क्रीनिंग की अगर हम बात करें ना बच्चों, तो इसके दौरान क्या आता है कि हम जो हमारी जो फील्ड के अंदर आपने पौधे लगाए, म्यूटेंट पौधे लगाए और आपके फील्ड में विज़िट किया, उसके अंदर कोई प्रोमिनेंट चेंज आ गई, वो आपको अगर नज़र आ रही है वाज़े तौर पे ठीक है, जैसे डिजीज़ रेजिस्टेंस से आपके पौधे रेजिस्टेंट हो गए या अर्ली मेच्योर हो गए पौधे, आपके प्लांट हाइट ज़्यादा हो गई, कलर के अंदर चेंजिंग आ गई, पौधे के अंदर शैटरिंग कम हो गई, या अडोप्टेशन टू द सॉइल है या क्लाइमेट है, इस तरह से ये मुख्तलिफ फैक्टर हैं जो कि वाज़े तौर पे आम आँख से नज़र आ जाते हैं पौधे के अंदर ये चेंजिंग। तो हम ऐसी पौधों को सिलेक्ट विजुअल बेस के ऊपर कर देते हैं। उसके बाद मैकेनिकल है, जैसे अगर आप फील्ड के अंदर क्या सिलेक्शन आपने करनी है पर्टिकुलर सीड साइज़ के लिए, ठीक है, या शेप है सीड की, या वेट है, डेंसिटी है, ये सीड की बेस के ऊपर आपने सिलेक्शन करनी है, तो आप क्या करते हैं, सीविंग मशीन जैसे छाननी वगैरह, आप उसके ज़रिए देखते हैं कि आपका रिक्वायर सीड साइज़ किन पौधों से आ रहा है, तो आप उन पौधों को सिलेक्ट कर लेते हैं। इसके अंदर आपकी विजुअल, मतलब विजुअल के साथ साथ मशीनरी यूज़ हुई है, तो इसे हम कहते हैं मैकेनिकल या फिज़िकल सिलेक्शन कहते हैं। उसके अलावा बच्चों हमारे पास कुछ और मेथड हैं जो कि हमारे पास अदर मेथड में मैंने कहा था केमिकल है, बायोकेमिकल है, फिजियोलॉजिकल है। जैसे हम कोई सिलेक्शन करनी है, अल्कोलाइड ऐसे कंपाउंड होते हैं बच्चों जो कि हमारे रिक्वायर नहीं होते, तो आपने इनकी बेस के ऊपर अगर म्यूटेंट को सिलेक्ट करना है तो आप क्या करते हैं कि पौधों में से अल्कोलाइड एक्सट्रैक्ट करके चेक करते हैं किस पौधे के अंदर कम अल्कोलाइड आया, तो आप उसकी सिलेक्शन करते हैं। उसके अलावा अगर आपने कोई प्रोटीन बेस के ऊपर सिलेक्शन करनी है तो आप क्रोमेटिक ग्राफिक स्टडीज़ हैं, इलेक्ट्रोफ्रोरेसिस टेक्निक्स हैं, मुख्तलिफ़ किस्म की जो मॉलिक्यूलर या बायोकेमिकल फिजियोलॉजिकल टेक्निक्स हैं, उनको आप अप्लाई करके अपने रिक्वायर पौधे जो हैं उनको सिलेक्ट कर लेते हैं। अच्छा बच्चों, अब हम कुछ माइलस्टोन्स की बात करते हैं कि हमारे पास ये म्यूटेशन ब्रीडिंग के अंदर मुख्तलिफ़ अदवार में क्या क्या कंट्रीब्यूशंस हुए। सबसे पहले अगर आप देखें कि म्यूटेशन ब्रीडिंग की जो सिलेक्शन है, जो कि म्यूटेंट पौधों की सिलेक्शन है, उसका जिक्र 300 BC चाइनीज़ एक बुक है लुलैन के अंदर ये जिक्र मिलता है।
उसके बाद अगर हम बात करें 1590 के अंदर फर्स्ट वेरीफाइबल स्पॉन्टेनियस प्लांट म्यूटेशन है। ये उस पौधे को इंसिसा के नाम से बोला जाता है, और ये क्या था, ग्रेटर डिक्लाइन एक जड़ी बूटी है जिसके अंदर इसको सबसे पहले रिकॉर्ड किया गया। उसके बाद 1901 टू 1909 तक डिवरीज, होगो डिवरीज जिसे बोलते हैं, इसने म्यूटेशन के अंदर इंड्यूस म्यूटेशन जो रेडिएशन को यूज़ किया और इंड्यूस म्यूटेशन करवाई कि पौधों के अंदर और जानवरों के अंदर म्यूटेशन करवाई, और उसके बाद जो पौधों के अंदर म्यूटेशन थी उसका एक आप कह सकते हो कि एक नया दौर शुरू हो गया। उसके अलावा 1907 क्रैमर है, उसने पब्लिश किया कि स्पॉन्टेनियस म्यूटेशन जो कि पौधों के अंदर होती है, नेचर भी होती है, एक्सटेंसिव। उसके बाद अगर हम बात करें 1927 की, तो फर्स्ट जो प्रूफ था इंड्यूस म्यूटेशन इन प्लांट, ठीक है, रेडियम रेज ट्रीटमेंट के ज़रिए, दतूरा प्लांट था उसके अंदर ये रेडिएशन के ज़रिए सबसे पहला प्रूफ आया, ठीक है, इंड्यूस म्यूटेशन का। उसके बाद हम बात करें कि 1927 मलर साइंटिस्ट था वर्किंग विद दी ड्रोसोफिला, इसने ड्रोसोफिला जो ये हमारे पास मक्खी होती है, फ्रूट फ्लाई हम जिसे बोलते हैं, उसके ऊपर ये काम किया और म्यूटेशन एक्स रेज के ज़रिए उस मक्खी के अंदर करवाई। उसके बाद 1928 की बात करें तो स्टेडलर एक साइंटिस्ट था, उसने इन्हीं रेज को यूज़ किया और फिर उसने म्यूटेशन करवाई इसके अंदर, बार्ले के अंदर, मेज़, वीट एंड ओट के अंदर, और इस तरह से पौधों के अंदर म्यूटेशन का एक नया दौर शुरू हुआ। 1936 की बात करें, सबसे पहले जो इंड्यूस म्यूटेशन जो आर्टिफिशियल म्यूटेशन होती है उसके ज़रिए सबसे पहली वैरायटी बनी टोबैको के अंदर क्लोरीना के नाम से, और ये क्या था, एक्स रेज के ज़रिए इंडोनेशिया वालों ने बनाई थी ये वैरायटी। उसके बाद अगर हम बात करें 1942 की, फर्स्ट रिपोर्ट ऑफ इंड्यूस डिजीज़ रेजिस्टेंस इन क्रॉप प्लांट्स थी, एक्स रेज के ज़रिए पौधों को ट्रीट किया गया बार्ले को, और उसके अंदर म्यूटेशन लेके आए अगेंस्ट माइल्ड्यू रेजिस्टेंस, ठीक है, ये बीमारी होती है और पौधों के अंदर इस माइल्ड्यू बीमारी के बार्ले के अंदर रेजिस्टेंस इंड्यूस करवाएगी एक्स रेज के ज़रिए। 1944 और 1946 के दौर की हम बात करें, पहली केमिकल इंड्यूस म्यूटेशन का रिकॉर्ड दिया गया। पहले तो एक्स रेज वगैरह थी जो थी, ये पहली दफ़ा जो केमिकल इंड्यूस म्यूटेशन थी वो भी मार्केट में आई। उसके बाद 1949 की बात करें, फर्स्ट प्लांट म्यूटेशन एक्सपेरिमेंट यूजिंग कोबार्ड 60, ठीक है, अब ये एक्स रेज की बजाय कोबार्ड 60 जो कि हमारे पास रेडियो एक्टिव एलिमेंट है इसे यूज़ करके म्यूटेशन करवाई गई। और फिर 1954 की बात करें, फर्स्ट रिलीज ऑफ म्यूटेंट वैरायटी इन अ वेजिटेटिवली प्रोपेगेटेड प्लांट, जो कि ट्यूलिप फ्लावर जो होते हैं उसके अंदर हमारे पास वैरायटी बनी गई। और इसके अलावा अगर हम बात करें बच्चों, ये जो सारे इंड्यूस म्यूटेशन के सोर्सेज हैं या नेचुरल म्यूटेशन के सोर्सेज हैं, एक्स रेज हो गई हमारे पास, केमिकल्स हो गए, ये सारे बच्चों रैंडम म्यूटेशन काज करते हैं। पता नहीं हमारे डिज़ायर पौधों के ट्रेट में म्यूटेशन हो, अनडिज़ायर में हो, इस तरह से हमारे पास कुछ डिज़ायरेबल प्लांट भी बनते हैं और बहुत सारे अनडिज़ायरेबल प्लांट बनते हैं। तो लेटेस्ट हमारे पास जो आप माइलस्टोन कह सकते हैं वो है ये क्रिस्पर कैस हो गया, जिंक फिंगर हो गया, टैलेंस हो गया, ये मॉलिक्यूलर टेक्निक्स हैं बच्चों। पहले जो हमारे पास रैंडम म्यूटेशन होती थी, अब ये रैंडम म्यूटेशन का दौर नहीं है, बल्कि जिस ट्रेट के लिए जिस जीन में आपने म्यूटेशन करनी है, तो ये जो मैंने नाम लिए क्रिस्पर कैस, टैलन और जिंक फिंगर, इन टेक्निक के ज़रिए आप अपने डिज़ायरेबल म्यूटेशन काज करते हैं। और ये सबसे बड़ा माइलस्टोन है इस सदी का, जिसके ज़रिए आप अपने डिज़ायरेबल प्लांट बना के उनसे अपने डिज़ायर ट्रेट्स और डिज़ायर वैराइटीज़ की तरफ मूव कर सकते हैं। थैंक यू वेरी मच। दिस इज़ फॉर ऑल अबाउट दिस लेक्चर।